हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका द रॉयल फिजिक्स के इस सेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट करने वाला एक लॉ जिसे हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम का नियम हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही इस ओम्स के लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि कैसे यह ओम्स का लॉ सही है। ठीक है, फिर हम ये भी जानेंगे कि ओम का लॉ जो है एक फंडामेंटल लॉ नहीं माना जाता, एक कंडीशन के साथ यह लॉ दिया जाता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों ओम का लॉ जो है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है, एक कंडीशनल लॉ क्यों है। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमने पिछले क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि दो भिन्न टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के बीच हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए जिस प्रकार से उन दोनों बॉडीज़ के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से दो पॉइंट्स के बीच या दो चार्ज्ड पॉइंट चार्ज के बीच चार्ज के ट्रांसफ़र होने के लिए उन दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है। जैसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट से यहाँ, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम चार्ज के फ्लो को कराना चाहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स चार्जेज है, यहाँ पर भी कुछ चार्ज है, यहाँ पे भी कुछ चार्ज है, और यहाँ का पोटेंशियल भी कुछ है और यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज का फ्लो हो सके। तो इसके लिए हमने एक कंडक्टिंग वायर का यूज़ किया, और ये कंडक्टिंग वायर से हो करके चार्ज का फ्लो ए से बी तक होगा, क्योंकि चार्ज को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है किसी कंडक्टिंग वायर से ही हो करके हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ए से बी की तरफ चार्ज का फ्लो हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि ए पर जो पोटेंशियल है भी ए और बी पर पोटेंशियल है भी बी, तो निश्चित रूप से ए पर पोटेंशियल का मान बी पर के पोटेंशियल के मान की तुलना में अधिक होना चाहिए। यानी ए पर पोटेंशियल बी की तुलना में अधिक होगा, तब ए से बी की ओर चार्ज का यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और इस प्रकार से एक करंट का निर्माण होगा जिसको हम लोग आई कहेंगे। तो ये ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पावर सोर्स। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था। पावर सोर्स जैसे बहुत तरह के पावर सोर्स हो सकते हैं। हम डीसी पावर सोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं और एसी पावर सोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो डीसी पावर सोर्स में हम लोग बैटरी का उपयोग या सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेलों का जब हम एक साथ ग्रुपिंग करके बहुत सारे सेलों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहा जाता है, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग सेलों के ग्रुपिंग का यानी बैटरी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए सपोज कीजिए कि हमने पावर सोर्स के रूप में हम यहाँ पर एक सेल को कनेक्ट करते हैं। अब ये सेल हो गया जो कि यह पॉजिटिव और यह निगेटिव, तो पॉजिटिव इंड ए हो जाएगा और बी निगेटिव इंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंड को हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल और निगेटिव इंड को हम लोग कहते हैं लोअर पोटेंशियल। और इस प्रकार से इस कंडक्टिंग वायर के दोनों इंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, जिसको हम लोग भी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं।
और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ए से बी की ओर एक चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने लगा, जिसके फलस्वरूप इसमें करंट का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग आई कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी जानकारी हमने पिछले क्लास में भी ले चुके थे। अब इसमें 1827 में एक फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और वो एक स्कूली शिक्षक भी थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस चीज़ को बार बार ये अनुभव किया कि अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ए और बी इंड्स के बीच इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वह इस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यानी इसके सिरों के बीच, इसके इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें करंट का मान भी बढ़ता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो करंट का मान भी उसी प्रकार से डिक्रीज करता है। यानी ये दोनों बिल्कुल सेम रेशियो में होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो इस प्रकार से उन्होंने एक रिलेशन का सुझाव दिया और यह कहा कि किसी कंडक्टर से हो करके जो करंट फ्लो करता है वह उसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी I प्रोपोर्शनल V। ठीक, जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है और इस प्रकार से हम लिखते हैं I = V/R, वेयर हम कहेंगे R = कांस्टेंट, R को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में लेते हैं, कांस्टेंट कॉल्ड resistance of the conducting wire, resistance of the conducting wire at a given temperature, that means कि यहाँ पर R क्या है, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम लोग इस कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस कहते हैं, और ये रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इसलिए ये यहाँ पर लिखा गया है कि ये किसी गिवन टेम्परेचर पर यह रेसिस्टेंस है, या ऐसे कहें कि इस वायर का, कंडक्टिंग वायर का उस समय जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर यह रेसिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर ओम्स लॉ को ऐसे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं V/I = हो जाएगा R, यानी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में हमको ओम्स लॉ प्राप्त होता है। तो इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इस फॉर्म का मतलब ये हुआ कि किसी कंडक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और V और I का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा एक समान बना रहता है। इस रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा एक समान बना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग ओम्स लॉ को इस रेशियो के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आ गया कि यहाँ पर गिवन टेम्परेचर ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब ये जो R है, ये R जो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर है, अगर ये किसी गिवन टेम्परेचर पर ये R है तो डैट मीन्स कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा, और जैसे जैसे कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होना चाहिए। और जब रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो उस समय क्या V और I कांस्टेंट रहेगा? V और I का जो रेशियो है वो क्या कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब गिवन टेम्परेचर के साथ जब हमारा रेसिस्टेंस अगर चेंज होगा, तो जब रेसिस्टेंस चेंज होगा तो डैट मीन्स कि V और I का जो रेशियो है वो कभी भी एक समान नहीं रहेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ हमारा तभी वैलिड होगा या ओम्स लॉ तभी सही होगा जब V और I का जो रेशियो है वो एक समान रहे, और यह एक समान रहने के लिए यह आवश्यक है कि रेसिस्टेंस यानी गिवन टेम्परेचर या टेम्परेचर के साथ जो रेसिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है वो नहीं हो। यानी अगर रेसिस्टेंस टेम्परेचर अगर कंडक्टिंग वायर का चेंज नहीं होगा तो उस कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस भी वैरी नहीं करेगा, और जब रेसिस्टेंस वैरी नहीं करेगा तो V और I का रेशियो एक समान बना रहेगा, और तब ओम्स लॉ हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस प्रकार के ओम्स लॉ में हम लोग एक कंडीशन जोड़ देते हैं कि द current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor, provided that the temperature of the conductor remains constant. टेम्परेचर के साथ साथ अगर जितने भी इस कंडक्टर से संबंधित जितने भी फिजिकल कंडीशंस है अगर वो सारे कांस्टेंट रहें तो ओम्स लॉ जो होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर वो फिजिकल कंडीशंस या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर अगर चेंज होता है तो फिर ओम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा या ओम्स लॉ वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए ओम्स लॉ जब भी हम लोग लिखते हैं तो लास्ट में हम ये कंडीशन अवश्य जोड़ देते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर जो है कंडक्टिंग वायर का अगर कांस्टेंट हो तो उस कंडक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो करेगा वह उसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को अगर हम सबसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसलिए हम लोग यहाँ पर V को लिख सकते हैं I इंटू R। इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ का सबसे सिंपल फॉर्म ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का सबसे सिंपल फॉर्म है V इजिकल टू आई आर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है जिसमें तीन वेरिएबल दिए गए हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट है और तीसरा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर है। इन तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू हमको ज्ञात हो, दो वेरिएबल का मान मालूम हो तो आसानी से हम लोग तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर किसी कंडक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस निकालना हो, किसी डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या किसी सर्किट के किसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सब चीज़ को निकालना हो तो आसानी से हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इस लास्ट में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं हम लोग ओम्स लॉ को अगर हम ग्राफिकली शो करें तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ओम्स लॉ में आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ग्राफिकली ऐसे शो करेंगे। जैसे अगर हमने ये y एक्सिस लिया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो हम इस पर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इस पर हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल ऐसे आता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा एक ग्राफ प्राप्त होती है। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिए तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा करंट यहाँ, फिर हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिया तो ये हमको करंट यहाँ, यानी बिल्कुल सेम रेशियो में हमको यहाँ पर ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो इस प्रकार का ग्राफ हमको ओम्स लॉ में प्राप्त होता है V अपॉन I का। ठीक है, V और I का। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल। ठीक है, तो अगर कोई भी ग्राफ जो हम x एक्सिस के अलोंग हो, यानी ये x एक्सिस है और ये ग्राफ हमारा ऐसे होता तो कहते हैं कि उसका स्लोप 0 हो गया। ठीक है,
लेकिन अब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस स्लोप को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्लोप को अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब इसका हम नाम देते हैं ए, बी और सी, और ये हमारा ग्राफ का स्लोप हो गया। तो इस स्लोप को हम लोग कैसे लिखेंगे? स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बिल्कुल tan थीटा वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यानी अगर किसी भी ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे। तो tan का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे स्लोप इजकल टू। तो परपेंडिकुलर के रूप में हो गया हमारा BC और बेस के रूप में हो गया AB, ठीक है। तो BC सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V लिख लेते हैं, ठीक है। और A से B के बीच करंट का कुछ डिफरेंस हुआ, तो वो करंट का डिफरेंस भी करंट ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से V अपन I मिला, और V अपन I को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ हम लोग ओम्स लॉ में ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो अगर यहाँ पर जो स्लोप है, अगर हम अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालें और देखें कि सभी जगह स्लोप अगर इक्वल है, डैट मीन्स कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर V और I का रेशियो कांस्टेंट है और वहाँ पर ओम्स लॉ बिल्कुल सही है, या ओम्स लॉ बिल्कुल वहाँ लागू हो रहा है। जहाँ पर भी ये ग्राफ जो होगा उसका स्लोप R अगर कांस्टेंट नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग पाया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि V और I का रेशियो वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, और इस तरह से वहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो गलत है, ओम्स लॉ वहाँ लागू नहीं हो रहा है। तो ओम्स लॉ कुछ जगहों पर लागू होता है, कुछ जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर लागू नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ओम्स लॉ में कंडीशन लगाते हैं। जहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल होगा वहाँ पे ये ओम्स लॉ लागू होगा, और जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। कौन सा कंडीशन होगा? तो प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कंडक्टिंग वायर जिससे होकर के करंट फ्लो कर रहा है, या जिस भी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ओम्स लॉ वहाँ लागू होगा, और कंडक्टर्स का टेम्परेचर जब चेंज होने लगेगा तो वहाँ ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो सामान्यतः जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें ओम्स लॉ लागू होता है, बट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर कंडक्टिंग वायर का बढ़ने लगे तो फिर ओम्स लॉ कंडक्टर में भी वैलिड नहीं होगा। तो कंडक्टर्स में कुछ खास टेम्परेचर तक ये ओम्स लॉ लागू होगा, उसके बाद से फिर वहाँ ओम्स लॉ कंडक्टर्स में भी लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो सेमीकंडक्टर में भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पर ओम्स लॉ लागू होगा, बहुत सारी चीज़ें जहाँ ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। ये हमारे विषय वस्तु से थोड़ी सी आगे की चीज़ है, इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। इसके आगे के क्लासेज में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में भी बहुत विस्तृत से जानेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। तो हमने ओम्स लॉ को जाना, और आइए हम जानते हैं कि ओम्स लॉ को हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम दिखाएंगे कि हमारा ओम्स लॉ, ये जो दिया गया है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट की जांच करने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? तो इस स्टेटमेंट की जांच के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो यही है V/I का रेशियो। यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर में जिसमें करंट हम फ्लो करा रहे हैं उसमें V/I का अगर रेशियो कांस्टेंट है तो डैट मीन्स कि वहाँ ओम्स लॉ वैलिड है या ओम्स लॉ सही है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो यहाँ तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
तो ये हमको ध्यान रखना है कि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और तब V अपन I का रेशियो अगर सही आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सही है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर भी V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसी के आधार पर हम लोग ओम्स लॉ की जांच कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ओम्स लॉ को हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए हमने ये सर्किट लिया है। अब इस सर्किट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस सर्किट में क्या क्या है। सबसे पहले कि करंट को फ्लो कराने के लिए एक डिवाइस की हमें ज़रूरत है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। तो यहाँ पर हम डिवाइस के रूप में एक रेसिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, और वो रेसिस्टर क्या है, तो रेसिस्टर के रूप में हम लोग XY एक नाइक्रोम वायर का उपयोग कर रहे हैं। नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम जो है वो निकेल और क्रोमियम, थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीशियम और आयरन भी मिला होता है, इसका एक वह एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। और इसका जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कंडक्टर, आम कंडक्टर की तुलना में नाइक्रोम का रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से यह एक रेसिस्टर की भांति हम लोग सर्किट में यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो XY हमारा एक नाइक्रोम रेसिस्टर हो गया, नाइक्रोम का कंडक्टर हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर डिवाइस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा डिवाइस है और इसी डिवाइस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को भी मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वोल्टमीटर का उपयोग कर रहे हैं। और आपको हमने पहले भी बताया था कि वोल्टमीटर का उपयोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, और यह सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है। फिर इस सर्किट को हम पूरा करते हैं कंडक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर का यूज़ करके, और यहाँ पर हम लोग एक आमीटर का उपयोग कर रहे हैं जो कि करंट को मेजर करता है। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग आमीटर का उपयोग कर रहे हैं। सर्किट में करंट के फ्लो को स्टार्ट करने और बंद करने के लिए हम लोग एक की का भी उपयोग कर रहे हैं, प्लग की, जो कि स्विच का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग छोटे छोटे सेलों का उपयोग कर रहे हैं। ये छोटे छोटे सेल क्या है, तो जो साधारण तौर पर हम लोग टर्च में उपयोग करते हैं, छोटे छोटे जो सेल, उन्हीं सेलों को हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पर उस प्रकार से 6 सेल यहाँ पर लिए गए हैं, और 6 सेलों को ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया पॉजिटिव इंड के साथ, लेकिन निगेटिव इंड के साथ सबको कनेक्ट नहीं किया गया है। हमको जितने पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता है उस हिसाब से इसको हम बारी बारी से उसमें कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए कि हमको सिर्फ, अगर हम ये वाला बीच में हम कहीं कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम एक ही सेल से करंट हम ले रहे हैं और एक ही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो हम 2 सेल का कनेक्शन कर रहे हैं और 2 सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, बीच वाला हटा करके यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 6 सेल को इसमें कनेक्ट कर दिया, और 6 सेल के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट डिज़ाइन हो गया जो हमको ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। तो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए हमको निकालना क्या है, तो हमको 2 चीज़ निकालना है। एक की पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर लिया है, तो हम वोल्टमीटर के रीडिंग को नोट करेंगे और साथ साथ हम लोग करेंट के भी रीडिंग को नोट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, और उस रीडिंग को नोट करने के लिए हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल में क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, सीरियल पहला। दूसरा चीज़, करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो यानी आमीटर का रीडिंग हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मेजरमेंट हम इसमें लिखेंगे, और फिर इन दोनों का रेशियो V और I का रेशियो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए पैरामीटर्स क्या है, तो पैरामीटर्स है हमारा V/I, यानी V/I हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर V/I अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस सेल को कनेक्ट करते हैं। तो एक सेल को कनेक्ट करेंगे, यानी ये बीच वाला कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये सीधा कनेक्शन यहाँ पे होगा। अब एक सेल को कनेक्ट करके और तब इसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं, और करंट को फ्लो करा करके और तब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करते हैं। यानी पहला हमारा एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर एक सेल से दिया और फिर इसमें हमने करंट को मेजर किया। तो ये आप जो है इसको एक्सपेरिमेंट को आप लैब में करके देख सकते हैं कि एक सेल से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट फ्लो करता है, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल को कनेक्ट करके बारी बारी से आप इसमें कुल 6 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कुल 6 एक्सपेरिमेंट आपके होंगे और 6 में आप करंट का मान नोट करेंगे और फिर उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टमीटर का रीडिंग यहाँ पर आप नोट करेंगे। तो ये वोल्टमीटर का रीडिंग और करंट का रीडिंग आपको यहाँ से मिलेगा, और फिर जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको कनेक्ट करेंगे, पहले सेल को, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो दूसरा सेल, 2 सेल हो गया अब एक साथ कनेक्ट हो गया, फिर इसको हटा करके फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवे को और फिर लास्ट में यहाँ से जोड़ देंगे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि वैसे वैसे इसमें करंट का मान भी इंक्रीज कर रहा है, और वैसे वैसे V/I का जो रेशियो है, ठीक है ना, वो भी हमको इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राप्त होगा। बट हम ये देखेंगे कि V और I का रेशियो हमेशा एक समान है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे V का मान हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट का मान भी सेम रेशियो में हमारा बढ़ता है। और तब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और इस ग्राफ में ये हमने ग्राफ एक प्लॉट करने के लिए हमने x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, इस पे हम I को लेते हैं और इस पे हम V को लेते हैं, और तब हम देख सकते हैं कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2, फिर हमने यहाँ लिया 4, फिर हमने यहाँ लिया 6, फिर हमने यहाँ लिया 8, फिर हमने यहाँ लिया 10, फिर हमने यहाँ 12, ऐसे, और करंट हमने यहाँ पर ले लिया 0.5, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 ऐसे, फिर यहाँ पर 1.5, ठीक, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2.5, ऐसे हमने करंट ले लिया एम्पियर। अब यहाँ पर जब हम इस पे देखेंगे, ये जो भी हमने प्लॉट, ये जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू या रीडिंग हमने जो नोट किया है, उसके बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल हमारा इस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से। और जब हम इसको ऐसे आपस में मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एक सीधा लाइन हमको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो कांस्टेंट है। डैट मीन्स कि V/I का जो रेशियो है, यानी V/I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं पर भी टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं की। हम यहाँ पर कोई टेम्परेचर इसमें नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या टेम्परेचर इसमें बढ़ भी नहीं रहा है, क्योंकि हम उतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिससे कि इसमें टेम्परेचर पर कोई फ़र्क पड़े। जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो टेम्परेचर अपने आप कंडक्टिंग वायर का चेंज होता है, और जब चेंज होगा तो फिर यहाँ पर V/I का रेशियो एक समान नहीं रह जाएगा, और तब ओम्स लॉ वहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ओम्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग ओम्स लॉ को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर?
तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओम्स का जो नियम है वो एक कंडीशनल लॉ है, यानी वो एक फंडामेंटल लॉ नहीं माना जाता। जैसे फिजिक्स में या साइंस में दो तरह के नियम होते हैं, एक फंडामेंटल लॉ होता है और एक कंडीशनल लॉ होता है। फंडामेंटल लॉ का मतलब हुआ कि वो पूरे यूनिवर्स में एक समान रूप से लागू होगा, कहीं भी उसमें भेदभाव नहीं होगा, सभी जगह लागू होगा बिना किसी कंडीशन के। और ओम का जो नियम है इसमें क्या है कि इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि जब तक कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तब तक V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो V और I का रेशियो चेंज होने लगेगा, तो फिर वहाँ पर ओम्स लॉ जो होगा वो वैलिड नहीं है। तो इस तरह से ओम्स लॉ कुछ खास कंडीशन में ही या कुछ खास डिवाइसेज के लिए या कुछ खास कंडक्टर के लिए या कुछ खास टेम्परेचर तक के लिए ही लागू होता है, सभी जगह ये समान रूप से लागू नहीं होता है। इसलिए ओम के नियम को हम लोग फंडामेंटल लॉ नहीं मानते हैं। बट फिर भी ओम का नियम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ओम का जो नियम है वो किसी सर्किट के किसी ब्रांच में करेंट का मेजरमेंट करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमको देता है V = IR के रूप में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस जो आता है V/I का जो रेशियो है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस और कांस्टेंट कहते हैं, इस रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और ये इसका नुकसान या फ़ायदा क्या है, या कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। ये आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है, कितना आपको ये लाभ पहुंचा रहा है, हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपके अपने चैनल द रॉयल फिजिक्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।